ओके, सो वी आर लाइव नाउ। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है ना विलियन नाम के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कि इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं और साथ में आईआईटी जेईई में और नीट के अंदर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में एकदम मजा ही आ जाता है। बट हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है कि क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, इसलिए जितनी अच्छी आपकी थ्योरी के ऊपर कमांड होगी उतना ही बेहतर आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ये बात एकदम तय है। मैं थोड़ा सा बोर्ड का फ्रेम फटाफट से ठीक करता हूं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2-4 मिनट कभी कभी क्लास जो है वो लेट होती है, उसके पीछे रीजन ये है कि क्लास के लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। उन सब तैयारियों के कारण कभी कभी आपको जो है इस प्रकार का डिले देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और अब हम हाजिर हैं आपको पढ़ाने के लिए। शुरुआत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। नया चैप्टर है, एनर्जी एकदम फुल होनी चाहिए। लॉजिक को समझने के लिए, कंसेप्ट को पकड़ने के लिए आपके अंदर जितना भी फोकस है वो सारा आज यहां पे आ जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी चीज पढ़ रहे हैं, अगर अपन पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, है ना, और कुछ भी नहीं कर रहे और हमारा ध्यान कहीं भी नहीं है। मेरा ध्यान थोड़ा कमेंट्स पे भी रहता है, बाकी आप लोगों का ध्यान तो केवल मेरे पे रहना चाहिए। रीजन क्या है उसके पीछे? जब एक टॉपिक एक टीचर पढ़ा रहा है और आपका पूरा फोकस उसके ऊपर है तो आप उस टॉपिक में टीचर के साथ कनेक्ट होते हो, और जब वो कनेक्शन बनता है तो ही वो सारी चीज आपके दिमाग के अंदर जाती है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं पूरे फोकस के साथ में। उम्मीद करता हूं आज आप लोग फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विलियन से ही, क्योंकि चैप्टर का नाम ही विलियन है तो स्टार्टिंग विलियन से ही होगी। देखो, विलियन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या मतलब है समझिए। अगर आपने दो या दो से अधिक पदार्थ लिए और दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर के आपने इस प्रकार से मिक्स कर दिया कि उनका एक समांगी मिश्रण बन गया। देखो, मिश्रण का मतलब क्या है और यौगिक का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मिश्रण में और यौगिक में मूलभूत अंतर क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो आपका यौगिक होता है उसके अंदर भी आप दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ते हैं। पर यहां पे एक चीज फिक्स है कि यौगिक के अंदर आपको निश्चित अनुपात का ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित अनुपात का ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जैसे H2O, H2O को अपन एक यौगिक बोलते हैं, एक मिश्रण नहीं बोलते, क्योंकि H2O का मतलब होता है जल, और जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक निश्चित संगठन में ही आपस में जुड़ करके जल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यह अनुपात आ गया 1:8। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में मिलेंगे तभी जाकर के वो जल का निर्माण करेंगे। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जल और एथेनॉल को आपस में जोड़ना है, एथेनॉल समझते हो, दारू। वाह सर, क्या एग्जाम्पल दिया है, दारू। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो मदिरा पान करते होंगे। मदिरा पान करते समय क्या उनको ऐसा बोला जाता है कि इतनी मात्रा में तुम्हें दारू मिलानी है, इतनी मात्रा में तुम्हें पानी मिलाना है, तभी जाकर के तुम्हारा पैक बनेगा? ऐसा तो नहीं है ना। जिसकी जितनी मर्जी, चाहे तो इतना पानी ले, इतना अल्कोहल ले, चाहे तो इतना से अल्कोहल ले, इतना पानी ले, जिसकी जितनी श्रद्धा उसके हिसाब से वो अपना पैक बनाता है। इसका मतलब वहां पे एक निश्चित संगठन नहीं है। वहां पे आप दो पदार्थों को बस मिक्स कर रहे हो, किसी भी अनुपात में मिक्स कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक समय पर जाकर के वो घुलना बंद हो सकता है, उसको हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं, बट वो एक अलग चीज है। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि 1:8 ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आधे बेवड़े एक पैक पीने के बाद में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मान लो मान लो एक निश्चित अनुपात हो कि भाई दारू के अंदर अल्कोहल और पानी जो है वो इसी अनुपात में मिलेंगे, तो बेवड़ों का क्या होगा? एक पैक तो वो होश के अंदर बना लेगा, दूसरे में वो आधे नशे में होगा, और आधे नशे के अंदर दूसरा पैक इतने अनुपात में नहीं बना पाया, बेचारा दारू ही नहीं पी पाएगा, है ना। बेचारा तो कहीं नहीं है। आई हेट बेवड़ास, बट खैर छोड़ो। बात यह है कि उनको, उनके लिए सुविधा है
कि उनको जल को और अल्कोहल को मिक्स करने में कोई समस्या नहीं होती है। तो इस तरह से जब कोई निश्चित अनुपात नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अब मिश्रण भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मिक्सचर नमकीन खाते हो आप लोग। मिक्सचर नमकीन में मूंगफली भी होती है, सेव भी होती है और भी 3-4 चीजें होती हैं। तो जो मिक्सचर नमकीन है उसके अंदर आप अगर एक हिस्सा ऊपर का उठा करके देखो, एक हिस्सा नीचे का उठा करके देखो, तो हो सकता है ऊपर वाले हिस्से में तो मूंगफली आ जाए बट नीचे वाले हिस्से में मूंगफली नहीं आए। तो कभी कभी मिश्रण इस प्रकार का होता है जिसके अंदर एक जगह से लेने पर और दूसरी जगह से लेने पर हमें अलग अलग प्रकार का संगठन देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार का संगठन देखने को मिलता है। परंतु कभी कभी मिश्रण ऐसा भी होता है जहां पे संगठन एक समान होता है। जैसे मान लो आपने शक्कर को पानी के अंदर घोला, अच्छे से शक्कर को पानी में घोल दिया आपने, ऊपर से 1 चम्मच टेस्ट किया, बीच में से 1 चम्मच टेस्ट किया, नीचे से 1 चम्मच टेस्ट किया। जब ऊपर से, बीच में से और नीचे से एक चम्मच टेस्ट करोगे, स्वाद एकदम एक जैसा आएगा, क्योंकि वहां पे जो चीनी है, चीनी मतलब शक्कर जो है वो पानी के अंदर एक समान रूप से घुल गई है। इसको बोलते हैं एक समान संगठन। तो जब एक समान संगठन होता है तो उस मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। टॉपिक को पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। समझ में आ गया यहां तक कि समांगी मिश्रण क्या होता है? बढ़िया। जो टॉपिक बाकी है मैंने आपको बता दिया था, पिछले लेक्चर में आपको आना चाहिए था। अगर आप पुरानी क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं और इस क्लास में आकर के पुरानी क्लास की बातें कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है। मैंने बता दिया था कि बाकी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड वीडियो से देखने हैं। हम लोग चैप्टर आज से नया स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। और यही बच्चे जो इस तरह के हैं इनका ध्यान कहीं और रहता है, और मैं यही बच्चों के लिए आते ही मैंने क्लास में अनुरोध किया था कि फोकस पूरा क्लास में करो। इस क्लास को समझ लो मुन्ना, ये निकल जाएगा हाथ से। पहला दिन है चैप्टर का, फिर आपको जब बेसिक्स नहीं आते होंगे, फिर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, फिर न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे तो आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दोगे, हमसे तो न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, हमको तो आता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। फिर अगर इस तरह के स्टेटमेंट आप लिखोगे तो गलती आपकी मानी जाएगी। समझ रहे हो? चलो, तो यहां तक समझ में आया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण में, जिसको हम विलयन बोल रहे हैं, प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। प्रत्येक भाग का संगठन समान होने का मतलब यह है कि जैसे मान लो आपने कोई विलयन बनाया तो उस विलयन में आप ऊपर से देखो, उसको बीच से देखो, चाहे उसको लास्ट से देखो, अगर एक सेक्शन के अंदर आपको 2 परमाणु मिल रहे हैं तो उतने ही आयतन में आप दूसरी जगह देखोगे तो भी आपको 2 ही परमाणु मिलेंगे, उतने आयतन में आप तीसरी जगह देखोगे तो भी आपको 2 ही परमाणु मिलेंगे। कहने का मतलब संगठन जो है वो पूरे में एक जैसा रहेगा। ये बात समझ में आती है मक्खन? एकदम। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। 2 पदार्थों से मिलकर बनने वाले विलयन को द्विअंगी कहते हैं और 3 पदार्थों से मिलकर के बनने वाले विलयन को त्रिअंगी कहते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपने, एक सेकंड, अगर आपने पानी प्लस शक्कर लिया, आपने 2 लोगों को आपस में मिक्स किया तो वो आपका कहलाएगा द्विअंगी मिश्रण, द्विअंगी विलयन। और अगर आपने 3 चीजें ले ली, जैसे आपने मान लो पानी भी ले लिया, आपने मान लो शक्कर भी ले लिया और मान लो आपने नमक भी ले लिया, तो इससे बनकर के तैयार होगा नमक शक्कर का घोल। इससे आप किसी के भी बढ़े हुए बीपी को कम कर सकते हैं, है ना? बीपी कम करने का जुगाड़ है ये, जल, शक्कर और नमक। इससे हमारा बीपी जो है अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो सकता है। बीपी बैलेंस होता है, बढ़ा हुआ कम नहीं होता, शायद कम हुआ हुआ एडजस्ट होता है, ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा वो चीज, ध्यान एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर इसको बीपी के मरीज जो है वो यूज करते हैं। वैसे कम वाले बीपी में, लो बीपी में दिया जाता है इसको, जहां तक मुझे याद आ रहा है लो बीपी के अंदर हम इसको देते हैं। खैर छोड़िए। तो अगर 2 पदार्थों से मिलकर के विलयन बन रहा है तो उसे द्विअंगी कहा जाएगा, अगर 3 पदार्थों से मिलकर के विलयन बन रहा है तो उसे त्रिअंगी कहा जाएगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन समझ में आ गया पूरी तरह से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं अपन? ठीक है, चलिए बच्चा लो पार्टी, आगे बढ़ते हैं। विलयन 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 के बाद ये है डिस्कशन के लायक टॉपिक, विलेय तथा विलायक। अब हम बात करने जा रहे हैं विलेय तथा विलायक के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि जिसको मिला रहे हैं वो विलेय है, जिसमें मिला रहे हैं वो विलायक है। इस तरह से बोलते हैं कि जिसको मिला रहे हैं, जिसको मिला रहे हैं वो विलेय है, जिसमें मिला रहे हैं वो विलायक है। जैसे मान लो आपने शक्कर को पानी में घोला, तो शक्कर को पानी में घोल रहे हो ना, तो शक्कर विलेय हो गई, पानी विलायक हो गया।
नमक को पानी में घोलो तो नमक विलेय हो गया, पानी विलायक हो गया, इस तरह से बोला जाता है। तो समांगी मिश्रण में, अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यार ये परिभाषा तो अच्छी है, ये सिंपल देसी बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, बट साइंटिफिक परिभाषा क्या है? तो देखो आपको पता है कि जब आप विलयन बनाओगे तो विलयन में दो लोग होंगे, एक वो अवयव होगा, विलयन जिनसे मिलकर बनता है ना उनको अवयव अवयव बोलते हैं। तो उसके अंदर जो अवयव होगा, कुछ अवयव ऐसे होंगे जो कम मात्रा में उपस्थित होंगे और एक अवयव ऐसा होगा जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। तो जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? विलायक के नाम से जानते हैं। और जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलेय के नाम से जानते हैं। तो जो अवयव ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम लोग विलायक बोलेंगे और जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलेय बोलेंगे। ये परिभाषा सही काम करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को पढ़ो तो समांगी मिश्रण में वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे विलायक और जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित है उसे विलेय के नाम से जाना जाता है। अब देखो एक बात को समझो, ये विलेय विलायक की परिभाषा हो गई। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है विलेय और अधिक मात्रा में उपस्थित है विलायक कहलाता है। इसमें एक और चीज है पॉइंट टू रिमेंबर, PTR। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इस तरीके से पता नहीं चल पाता है कि कौन विलेय है कौन विलायक है, तो हम लोग एक और स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं। एक और बात है कि विलयन के निर्माण के लिए, सुनना ध्यान से, विलयन के निर्माण के लिए आपने जिन भी पदार्थों को मिलाया उन पदार्थों में से विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था को अपनाता है उसे हम विलायक कहते हैं। कम ऑन, क्या बोल दिया मैंने, ऊपर से तो नहीं गया, वापस सुनो। जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके विलयन बनाते हो, अखिलेश यादव गाजीपुर का दिल टूट गया। अब बताओ, यहां पे चल रही है विलयन, हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ रहे हैं और इन जनाब का दिल टूटा पड़ा है। अरे दिल टूटा पड़ा है कोई बात नहीं, दिमाग नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर दिल टूटा है तो जुड़ जाएगा, उसका एक मैसेज आएगा और तुम्हारा दिल जुड़ जाएगा। परंतु मेरे अगला लेक्चर जब आएगा और पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो ऊपर से जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो एक दिल को जोड़ने के लिए उसका एक मैसेज काफी है, परंतु दिमाग को जोड़ने के लिए पूरा लेक्चर चाहिए। बेहतर होगा कि आप फोकस करें दिमाग को जोड़ने में। ठीक है मुन्ना? चलो, तो पॉइंट टू रिमेंबर यह है कि आप इस बात को समझें कि अगर आपने दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया और दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के आपने विलयन बनाया, विलयन बनाते समय उस विलयन ने जिन पदार्थों में से किसी एक की भौतिक अवस्था को चुन लिया उसी को हम विलायक मानेंगे। जैसे कहते नहीं है ये तो अपने बाप पे गया है, ये अपनी माँ पे गया है, ये अपने दादा पे गया है, ये अपने चाचा पे गया है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने चाचा या फिर पापा या फिर मम्मा या फिर दादा के गुणों को अपना लिया। बिल्कुल वैसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नमक प्लस पानी को जोड़ा, अब नमक और पानी को मिलाने पर जो विलयन बन रहा है वो विलयन ठोस है या फिर द्रव है? तो आपको पता है जब नमक को पानी में घोलते हैं तो जो विलयन बन के तैयार होता है वो द्रव होता है। तो अगर विलयन द्रव है तो उसने इन दोनों में से किसकी भौतिक अवस्था को अपना लिया? ये बाप पे गया है कि मां पे गया है, ये देखना पड़ेगा। तो इसने किसकी भौतिक अवस्था को अपना लिया? इसने पानी की भौतिक अवस्था को अपना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी जो है ये यहां पर विलायक कहलाएगा। समझे इस बात को? समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि यादव जी अपने टूटे हुए दिल से और जुड़े हुए दिमाग से पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आती है। देखो हुआ ये कि मुन्ना ने एक विलयन बनाया। मुन्ना जानते हो ना, बच्चा होगा कोई। मुन्ना ने एक विलयन बनाया। मुन्ना ने एक गिलास के अंदर 10 ml पानी लिया और उस 10 ml पानी में 2 ग्राम इसने शक्कर मिला दी। फिर क्या हुआ? मुन्नी ने विलयन बनाया। जब मुन्नी ने विलयन बनाया तो 10 ml पानी लिया और उसके अंदर 4 ग्राम शक्कर मिला दी। तो मुन्ना का विलयन और मुन्नी का विलयन, दोनों के विलयन में क्या अंतर? मुन्ना मुन्ना
मुन्ना के विलियन और मुन्नी के विलियन में किस चीज का फर्क? मुन्ना ने जो विलियन बनाया उसमें विलय की मात्रा कम है, मुन्नी ने जो विलियन बनाया उसमें विलय की मात्रा ज्यादा है। तो विलय और विलायक की मात्रा में संबंध स्थापित करना और यह पता लगाना कि एक विलियन और दूसरे विलियन में विलय की उपस्थिति में क्या अंतर है, ऐसा करने के लिए हम जिन भी पदों को बनाते हैं, हम जिन भी टर्म्स को डिफाइन करते हैं, इस मुन्ना मुन्नी को कंपेयर करने के लिए हम जो भी पद बना रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद का मतलब क्या है? विलय विलायक को कंपेयर करने के लिए हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो है सांद्रता का पद। चमका कि नहीं चमका? यहां तक चमका, यहां तक मक्खन है? कमेंट करके बताओ फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सांद्रता के अलग अलग पद हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले पद से, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। दो तरीके हैं समझने के। पहला तरीका है जो आप लोग जनरली फॉलो करते हो, रटना, और दूसरा तरीका है जो मैं फॉलो करवाने की कोशिश करता हूं, समझना। ठीक है? और जो सबसे बेस्ट है वो है समझ के रटना। तो हम लोग पहले समझेंगे फिर आपको रटवा दूंगा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि टॉपिक क्या था। ध्यान सुनिएगा। अब किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। सुनने में अच्छा लगा, समझ में बिल्कुल नहीं आया। अब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो, ध्यान सुना, जैसे मान लो आपने दो लोगों को विलयन में मिलाया, उसमें से एक है विलेय और उसमें से दूसरा है विलायक। दो लोगों को आपने विलयन में मिलाया, उसमें से पहला है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय का जो द्रव्यमान है, जितना विलेय आपने उसके अंदर मिलाया है, उस विलेय का द्रव्यमान है Ma। सुनना ध्यान से, द्रव्यमान। विलायक को जो आपने मिलाया उसका द्रव्यमान है Mb। अब आपको पता है विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन बन जाता है, तो विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन बन गया। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? दिमाग लगाओ। तो विलयन का द्रव्यमान होगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है? Ma। विलायक का द्रव्यमान कितना है? Mb। ये आ गया Ma प्लस Mb। आया समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विलयन के द्रव्यमान की बात करें तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो ये मिलाकर के कितना आ गया? Ma प्लस Mb। क्लियर है यहां तक? अब आपसे कोई पूछे, अब देखना ध्यान से, आपसे कोई ये पूछे कि विलयन के अंदर, सुनना ध्यान से, विलयन के अंदर कितना विलेय उपस्थित है, तो विलयन का कितना द्रव्यमान है आपके पास? विलयन का द्रव्यमान है Ma प्लस Mb, आगे लगा देता हूं ग्राम, चलेगा? तो अगर कोई आपसे पूछे विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, तो आप ये बोलोगे कि Ma, ध्यान सुनना यहां से, Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में कितना विलेय है। तो Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है? विलेय की मात्रा है Ma, तो यहां पे Ma ग्राम विलेय है। ठीक बात है ना? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का समझ में आ रहा है? अखिलेश यादव, सॉरी, अरे हम मजाक कर रहे थे यार, इतना सीरियस क्यों जाते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो Ma प्लस Mb ग्राम विलयन के अंदर Ma ग्राम विलेय है, तो 1 ग्राम विलयन में, 1 ग्राम विलयन में कितना विलेय होगा? 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी? 25/5। तो अगर Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में Ma ग्राम विलेय है, तो 1 ग्राम विलयन में कितना होगा? Ma डिवाइड बाय Ma प्लस Mb। सही बात है, इतने ग्राम विलेय होगा। ये समझ में आता है? हम कैसे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे आगे, वो समझो आप। तो 1 ग्राम विलयन में इतना विलेय होगा। अब ये बताओ 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय होगा? तो 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय होगा?
एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100, क्योंकि जब 1 ग्राम विलयन में इतना विलय है तो 100 ग्राम विलयन में कितना होगा, वो ये रहा। अब 100 ग्राम विलयन में जितने भी ग्राम विलय है उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो बस वो यही कहना चाह रहा है कि 100 ग्राम विलयन के अंदर जितने भी ग्राम विलय उपस्थित है उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आया यहां तक? बढ़िया। यही परिभाषा पढ़ोगे समझ में आएगा, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, सिंपल भाषा में पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगा कि विलेय पदार्थ के उन भागों की संख्या जो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित है। तो वही तो देख रहे हैं अपन कि 100 ग्राम विलयन में कितने विलेय उपस्थित हैं, कितने ग्राम विलेय उपस्थित हैं, उसी को हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानते हैं। अगर आपने ये परिभाषा सही समझ ली तो आपको आने वाली 2 परिभाषाएं बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, और अगर ये क्लियर नहीं है तो वापस समझाते हैं। आ गया समझ में? पक्का? ठीक है, विलियंस को कंपेयर कर रहे हैं अपन, विलियन को कर रहे हैं, विलायक से मतलब नहीं, विलियन को कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना बात? वापस समझ लेते हैं यार, क्या जल्दी है। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित है। ये एक बार फिर से आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो, पॉइंट यहां पर इतना सा है कि जब अपन किसी भी विलयन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस बात को देख रहे हैं कि विलयन बना कैसे। तो आपको पता है विलयन के अंदर हमने 2 लोगों को मिलाया था, एक तो हमने मिलाया था विलेय को, दूसरा हमने मिलाया था विलायक को। तो मैंने ये मान लिया कि जो विलेय है उसका द्रव्यमान एम ए है। तो अब जो विलयन बनकर के तैयार हुआ है उस विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, एम ए प्लस एम बी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने अगर 2 लोगों को मिलाया है तो ये बात तो तय है कि उन दोनों के योग से ही विलयन बन रहा है। ठीक बात है। चलिए इसके बाद देखिए, तो इतने ग्राम विलयन में, एम ए प्लस एम बी ग्राम विलयन में कितने विलेय हैं, एम ए ग्राम विलेय हैं। ये बात ठीक है ना? उसके बाद 1 ग्राम विलयन में कितने विलेय होंगे, तो एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी, ये भी हम जानते हैं। 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है तो 1 पेन की होगी 25/5। अब 1 ग्राम विलयन में इतने विलेय हैं, तो 100 ग्राम विलयन में कितने होंगे? आप 1 ग्राम का आपको पता है, तो 100 ग्राम का चाहिए आपको, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपने इसको 100 से गुणा कर दिया, और कभी भी अपन 100 से इस प्रकार गुणा कर दें तो प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। आ गया परसेंटेज, आ गया प्रतिशत, और क्या चाहिए? ठीक है, एक बार और समझा दीजिए, बता दिया एक बार और यार। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, यही चीज है, कुछ नहीं होता, यही चीज है। इसी पे बेस कोई IIT JEE का क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ अलग से थोड़ी बन जाता है। आप लोग पता है क्या सोच के चलते हो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उस कंपटीशन एग्जाम में टफ ही आएगा। टफ बनता तो बेस से ही है। जब तक बेसिक नहीं होंगे तब तक टफ कैसे बनेगा? अगर आप 200 मंजिल की इमारत खड़ी करना चाहते हो तो भी नींव तो उतनी लगेगी ना, उसके लिए बनेगी सबसे पहले नींव ही। अगर नींव ही नहीं बनेगी, आप सोचो हम सबसे पहले हाई क्लास फर्नीचर लगा देते, लगाओगे किसमें? फर्नीचर तब लगा पाओगे जब आपकी बिल्डिंग बन के तैयार होगी। बिल्डिंग तब बनेगी जब आपका बेस बनेगा। तो अगर किसी को यही नहीं पता कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या चीज है, तो बच्चा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा? अंदर से उसका टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, फील होना चाहिए टॉपिक का, तभी जाकर के वो आप सीख पाओगे उसको। क्लियर है? बढ़िया। तो इसका फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे विलेय विलायक के हिसाब से देखें तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत इस तरह से देखो, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, इसको ऐसे ही बोलेंगे। क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, इस तरह से फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमको इस तरह से देता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन हमको बोलता है कि हमने 2 लोगों से मिलकर के विलयन बनाया है, ए और बी से, जिसमें ए का द्रव्यमान एम ए है और बी का द्रव्यमान एम बी है। अब आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि दोनों का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। जैसे ए का द्रव्यमान प्रतिशत अलग बताइए, सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इस तरह के। ए का द्रव्यमान प्रतिशत अलग बताइए कि वो क्या होगा, और बी का द्रव्यमान प्रतिशत अलग से बताइए। तो वो भी हमारे को पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। और अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो इसके फॉर्मूले आप आसानी से बना पाओगे। देखो, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत बता रहे थे आप, वो उसका द्रव्यमान ऊपर आएगा,
विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे आएगा और इंटू 100 साथ में चलेगा। इस हिसाब से अगर ए का द्रव्यमान प्रतिशत बताना हो तो ए का द्रव्यमान एम ए डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान, कितने लोग हैं यहां पे, 3 हैं, एम ए सॉरी 2 हैं, एम ए प्लस एम बी, गुणा में क्या चलेगा 100। ये फॉर्मूला समझ में आता है। बी का द्रव्यमान प्रतिशत बताना हो तो बी का द्रव्यमान डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान एम ए प्लस एम बी गुणा 100। समझ में आ गया। तो एग्जाम में इस तरह से अगर दोनों का अलग अलग द्रव्यमान पूछे तो बता दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कर पाओगे ये चीज अच्छे से, ठीक है। तो ये नोट करके रख लो, फिर हम अगले सांद्रता के पद पे चलते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। हाँ जी, ठीक है, आगे समझ में, बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। तो विलय विलायक हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक सेकंड, उसके बाद दूसरे वाले पे आते हैं अपन, आयतन प्रतिशत पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा वाला मैं आपको परिभाषित करके दिखाता हूं, सेकंड वाला ध्यान सुनिएगा, आयतन प्रतिशत। आप खुद ही उसकी परिभाषा बना लोगे और उसकी परिभाषा आप किससे बना पाओगे वो समझो। जो आपने अभी अभी समझा है ना, आप उसी से द्रव्यमान प्रतिशत की जगह आप ऑटोमेटिकली जहां जहां पे द्रव्यमान आ रहा है वहां वहां पे अगर आयतन कर दोगे तो आयतन प्रतिशत की परिभाषा बन के आ जाएगी। कितना आसान है सर, काश जिंदगी ऐसी होती कि एक चीज को हटाओ दूसरी चीज रख दो, है ना, होता नहीं है, बट ऐसा यहां पे आसान है, इसके बाद टॉपिक बदल जाएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत के बाद में आता है आयतन प्रतिशत, जिसको समझना बहुत आसान है, किसी विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की जगह आयतन, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml, ग्राम नहीं 100 ml आयतन भागों में उपस्थित हो, विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। कितना खूबसूरत परिभाषा हो गई ना। अब इसको अपन एक बार थोड़ा सा समझते हैं डीप में। देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके पास द्रव्यमान दिया हो, कभी कभी आयतन भी दिया होता है। जैसे अगर आप एथेनॉल का बताया था ना मैंने आपको, दारू के बारे में, जैसे मान लो एथेनॉल में आपने मिलाया पानी, तो यहां पे द्रव्यमान नहीं, यहां पे आयतन चलेगा कि एथेनॉल का आयतन, मान लो आपने 10 ml एथेनॉल मिलाया, वैसे स्टैंडर्ड जो पैक का साइज है वो 30 ml होता है, तो 30 ml आपने एथेनॉल मिलाया और उसके अंदर शब्दानुसार पानी, जैसे मान लो आपने 100 ml पानी ले लिया, राइट, तो ये आपका पूरा एक पैक बनके तैयार हुआ। तो इसके अंदर इसकी जो सांद्रता आपको देनी है उसके लिए आपको आयतन की जरूरत पड़ेगी। मानते हो बात को? चलो देखो कैसे करेंगे। मान लो आपका पास एक विलयन है, उस विलयन के अंदर आपने विलेय मिलाया, विलायक मिलाया। विलेय और विलायक दोनों जो हैं वो दोनों के दोनों के लिए आप आयतन ले सकते हो। मान लो आपने VAml विलेय मिलाया और VBml आपने विलायक मिलाया। अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि आप दोनों का आयतन प्रतिशत डायरेक्ट लिख सकते हो। अब अगर अपन इसमें देखें तो विलयन का आयतन कितना होगा, अगर इसको ऐड करके देखें तो विलयन का आयतन कितना होगा, विलयन का आयतन होगा VA प्लस VB, सही बात है। अब अगर यहां से जो आपने अभी अभी नॉलेज गेन की है उससे अगर मैं आपसे पूछूं A का आयतन प्रतिशत लिख करके बताइए, मैं आपसे पूछूं B का आयतन प्रतिशत लिख करके बताइए, तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप लोग केवल द्रव्यमान वाली चीज को पढ़ करके आयतन का खुद लिख सकते हो? ट्राई करो, आ जाएगा आपको, आसान है। ए का आयतन प्रतिशत आपको बताना है, तो जिसका आयतन प्रतिशत बताना है उसका आयतन ऊपर आएगा, तो ए का आयतन ऊपर आएगा VA और कुल विलयन का आयतन नीचे आएगा VA प्लस VB, गुणा में 100 चलेगा,
क्यों चलेगा 100? क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। बी का आयतन प्रतिशत लिखना है तो बी का आयतन ऊपर आएगा, विलयन का कुल आयतन नीचे आएगा, VA प्लस VB, और गुणा में क्या चलेगा? 100 चलेगा। क्यों चल रहा है गुणा में 100? क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आप ए और बी का आयतन प्रतिशत लिख सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसकी डीपीपी मिल जाएगी आपको आज, और इससे संबंधित प्रश्न ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और कल मैं उन बच्चों के नाम भी बताऊंगा जिन बच्चों ने डीपीपी सॉल्व करके सबमिट किए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डीपीपी करते रहते हैं, आती है तो सॉल्व करते नहीं है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आपको जल्दी समझ में आ गया है, तो इस पे टाइम खराब नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सांद्रता के पद पे चलते हैं, जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको मिलाकर के विलयन बना रहे होते हैं उनमें विलय जो है वो ठोस होता है, तो उसके लिए हम द्रव्यमान देते हैं, और विलायक हमारा द्रव होता है जिसके लिए हमें आयतन देना होता है। तो उस समय जब आपने एक ठोस विलय को एक द्रव विलायक में मिलाकर के विलयन बनाया है, उस समय हमें जरूरत पड़ती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। कहने का मतलब एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे अभी आयतन प्रतिशत के लिए आपने देखा था अल्कोहल प्लस जल, बिल्कुल वैसे ही मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपने 5 ग्राम शक्कर को 90 ml पानी में मिलाया, उस समय क्या करोगे? उस समय आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि विलय के लिए आपके पास द्रव्यमान है और विलायक के लिए आपके पास आयतन है। तो जब विलयन के लिए आपके पास द्रव्यमान हो और विलायक के लिए आपके पास आयतन हो, ऐसे केस में हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो प्रोसेस है उसके अंदर हम आयतन को एंटर करवा सकें। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब इसको कैसे परिभाषित करते हैं वो देखो। इसको परिभाषित कैसे किया गया वो समझो। इसको परिभाषित करना आसान है। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, मतलब विलेय के लिए हम लोग भार लेंगे, विलेय के लिए हम लोग भार लेंगे। विलेय के लिए हम लोग भार लेंगे और विलायक के लिए हम लोग द्रव्यमान लेंगे। तो विलेय के लिए भार और विलायक के लिए द्रव्यमान। तो किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो। विलयन के 100 आयतन भागों में, मतलब विलयन के लिए हम आयतन लेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको हम बोल रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, ध्यान समझना। इसके फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा विलेय का द्रव्यमान, डिवाइड में आएगा विलयन का आयतन, और गुणा में आएगा 100। बन गया फॉर्मूला। इसके अंदर बस इतनी सी बात है, जैसे मान लो आपको भी एग्जांपल दिया था मैंने, 5 ग्राम आप ऊपर लिख देंगे, 90 ml आप नीचे लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बस हाँ, ये देखना पड़ेगा कि आपको विलयन का आयतन लेना है, विलयन का आयतन लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। बताओ, समझ में आ गया? लिंक मिल जाएगा विशाल, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। क्लियर है सबको? पक्का? यहां तक जितनी भी सांद्रता के पद समझाए सारे समझ में आ गए आपको? अब इन तीनों पदों का महत्व समझाऊंगा मैं आपको कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का महत्व क्या है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमारे पास जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा, इसको ऐसे शो करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या महत्व है। और जब आपके एग्जाम में ये चीज लिखी हुई आएगी परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब है। इन तीनों का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें किस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, देखो, पढ़ना अगर नहीं आएगा तो एग्जाम में गलती करोगे। मान लो आपको क्वेश्चन ने लिख के दे दिया कि एक विलयन है जिसकी सांद्रता है 20% वेट बाय वेट, ऐसे लिख करके दे दिया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। मान लो किसी क्वेश्चन ने आपको लिख के दे दिया कि किसी विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी है, 20% वेट बाय वेट। किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आ गया
कि विलियन की सांद्रता है 20% वेट बाय वॉल्यूम, या चलो सिंपल भाषा में लेते हैं पहले, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि वहां पर है 20% वेट बाय वॉल्यूम। अब ये तीनों चीजें जब आपके सामने लिखी हुई आएंगी तो इनको आपको अर्थ के रूप में लेना पड़ेगा कि इनका अर्थ क्या है, क्योंकि उसी के अंदर न्यूमेरिकल में बहुत सी चीजें छुपी होती हैं। देखो, अगर कहीं आपको लिख के दिया है 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि 20 ग्राम विलेय उपस्थित है, 20 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। अगर ये कहानी समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो आपको इतना नहीं देगा कि मुन्ना मैं लिख के दे देता हूं कितना विलय कितना विलायक है, वो इतना सीधा क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा। वो आपको लिख करके देगा 20% वेट बाय वेट। आपको दिमाग लगा के पता लगाना पड़ेगा कि इसने आपको दूसरी भाषा में ये बता दिया है कि कितने ग्राम विलेय है और कितने ग्राम विलयन है, और क्योंकि वेट बाय वेट बोला है तो दोनों को ग्राम में लेना पड़ेगा, सिंपल। अब अगर वो लिख के देता है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब पता है क्या है? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 20 ml विलेय उपस्थित है 100 ml विलयन में। अब तो रिलेट कर पा रहे होगे जो मैं कह रहा हूं उससे, मुश्किल नहीं आ रही होगी, अब तो समझ में आ रहा होगा कि उसने लिख के आपको इनडायरेक्टली यही बात दी है कि 20 ml विलेय आपका उपस्थित है 100 ml विलयन के अंदर, वो आपको यही कहना चाह रहा है। ठीक बात है। अब तीसरे वाले का अर्थ खुद लिखो कमेंट सेक्शन में, तीसरे वाले का खुद लिखो। इस 20% वेट बाय वॉल्यूम का जो मतलब है ये आप खुद लिखिए कि 20% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, जल्दी से खुद अपने हाथों से लिखो कमेंट सेक्शन में। इन दो के बाद में, इन दो को बताने के बाद में मुझे नहीं लगता कि ये तीसरा आपको इतना मुश्किल लगेगा, ये बहुत आसान है। 20% वेट बाय वॉल्यूम आपको बताना है, करो ट्राई। समझिए 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि 20 ग्राम जो आप लोगों ने लिखा है, जो आप लोगों ने सोचा है वो मैं लिख रहा हूं, आप चेक करना कि आप कितने सही थे। 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 20 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml विलयन में, ये इसका मतलब है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 20 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml विलयन में, ये सारी चीज। बताओ क्लियर? तो आज के बाद न्यूमेरिकल में कभी आएगा, मान लो मैं आपको एक शीट देता हूं आज क्वेश्चन करने की, और उस शीट के अंदर आपको अगर ये चीज देखने को मिलती है तो कर पाओगे, कर लोगे ना कि भाई 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, कर पाओगे? हो जाएगा। ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसा लगेगा कि चीजें कम दे रखी हैं, और जब तक आपको ऐसा लगता रहेगा क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। बढ़िया, आगे बढ़े। अब अगली सांद्रता की पद की ओर आपको लेकर के चलता हूं। अगला सांद्रता का पद है मोल अंश। ये इतना इंपॉर्टेंट पद है कि जब इस चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे और राउल्ट के नियम का अध्ययन करोगे या और भी नियमों का अध्ययन करोगे तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। इसलिए इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो, मान लेते हैं, आपने यहां समझ में आ जाएगा आपको पूरा, उसके बाद मैं आपको परिभाषाएं समझाऊंगा। जैसे मान लो आपके पास एक विलयन है, उस विलयन को बनाने के लिए आपने विलेय विलायक को काम में लिया। मान लेता हूं ए को आपने मिलाया और बी को आपने मिलाया, ठीक। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है उसका पार्ट कितना है। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब है आप जिस किसी का भी मोल फ्रैक्शन देख रहे हो, इसका मतलब आप यह देखना चाह रहे हो कि उस विलयन में वो कितना है। सिंपल, उसका अंश उस विलयन में कितना है। अगर किसी का मोल अंश ज्यादा आता है इसका मतलब वो भाई साहब विलयन में ज्यादा है, और किसी का मोल अंश अगर कम आता है इसका मतलब वो भाई साहब विलयन में कम है। यही मतलब निकलता है। चेक करते हैं। मान लो आपने दो लोगों को मिलाया, ए और बी को, और क्योंकि हम बात मोल अंश की कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बात मोल की होगी। तो ए के जो मोल है, मान लेते हैं ए के मोल है Na, और जो बी के मोल है
मान लेते हैं वो NB है। तो A के मोल हो गए Na, B के मोल हो गए NB। विलियन के कुल मोल कितने होंगे? तो विलियन के मोल होंगे Na प्लस NB। ये विलियन के मोल हो गए। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि विलियन के मोल कितने? Na प्लस NB। तो Na प्लस NB मोल विलियन में A कितना है? Na है। सही बात है भाई। इतने मोल अगर आप विलियन ले रहे हो तो विलियन के इतने मोलों में Na कितना है? A कितना है? Na के बराबर है। एक मोल विलियन में A कितना होगा? Na अपॉन Na प्लस NB। बस इसी को कह देते हैं A का मोल अंश। अब आप खुद सोचो, एक मोल विलियन में A कितना है, इसका मतलब एक मोल विलियन में A का अंश कितना है, उसी को हम कह देते हैं A का मोल अंश। इसी प्रकार अगर आपको ये B के लिए परिभाषित करना हो तो Na प्लस NB मोल विलियन में B कितना होगा? NB। तो वहां पे एक मोल विलियन में B कितना होगा? NB अपॉन Na प्लस NB। तो यहां से आप B का मोल अंश लिख पाओगे। मोटी मोटी भाषा में जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल ऊपर डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल नीचे। आया समझ में? डाउट आ रहा है? कोई बात नहीं, वापस समझ लेंगे। बताओ। ठीक है, मोल अंश फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं ताकि आपको आसानी से जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने एक विलियन लिया, उस विलियन में आपने दो लोगों को मिलाया, A को और B को। इसके अंदर जो A के मोल हैं वो Na है और जो B के मोल हैं वो NB है। ठीक है, तो A का मोल अंश क्या होगा? सुनिए, A का मोल अंश का मतलब समझते हो? उसको हम लोग x A से प्रदर्शित करेंगे। एक बार अगर आप पैटर्न समझ लोगे तो आपको टॉपिक भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। A और B आपने दो लोगों को मिला करके विलियन बना दिया। पहली बार जब विलियन आपने बना दिया तो उसके बाद में A का मोल उसके अंदर Na है, B के मोल NB है। तो A का मोल अंश अपन किस प्रकार से लिखते हैं? A का मोल अंश का फॉर्मूला होता है A के मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल Na प्लस NB, जस्ट लाइक दिस। तो A का मोल अंश आपको लिखना है, तो A का मोल अंश x के बराबर होगा A के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। इसी प्रकार B का मोल अंश देखें अपन, तो B का मोल अंश XB होगा NB अपॉन Na प्लस NB। जिसका मोल अंश चाहिए उसके मोल ऊपर डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल, इसी को बोलते हैं मोल अंश। देख लो आप, जैसे मान लो Na और NB के मोल अंश, Na NB A और B के जो मोल है वो Na और NB है और मोल अंश XA प्लस XB है, XA और XB है। तो A का मोल अंश होगा A के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल और B का मोल अंश होगा B के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। और फॉर्मूला वही बन के आएगा कि XA बराबर, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां पे Na आना चाहिए, इस जगह थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको इस तरह से नहीं लेना है, XA नहीं आएगा, यहां पे Na आएगा। तो ये इस तरह से होगा Na अपॉन Na प्लस NB और यहां पे आएगा NB अपॉन Na प्लस NB, इस तरह से रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप तो सबको? पक्का क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि आपने दो लोगों को मिलाया था, A और B को। A का मोल अंश क्या है? A के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। दो लोगों को मिलाया तो दोनों के मोल नीचे आएंगे। B का मोल अंश क्या होगा?
पी के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, सही बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। मोल प्रभाज और मोल अंश इसी की बात हो रही है। अब मोल प्रभाज एक ही बात है, अगर कहीं बुक के अंदर आपको मोल प्रभाज लिखा हुआ मिले या मोल अंश मिले, एक ही बात है, दोनों सेम है, मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे एक बार आप एक काम करो, दोनों के मोल अंशों को जोड़ो, एक्स और एक्स बी को जोड़ो, तो Na अपॉन Na प्लस एनबी, एनबी अपॉन Na प्लस एनबी, जोड़िए इनको, तो Na अपॉन Na प्लस एनबी प्लस एनबी अपॉन Na प्लस एनबी, नीचे आ जाएगा Na प्लस एनबी, ऊपर भी आ जाएगा Na प्लस एनबी, ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहां से XA प्लस XB कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों आपके पास जितने भी अवयव हैं, अगर उन सभी अवयवों के मोल अंश को जोड़ा जाए तो उसका मान 1 आता है। जैसे इसको अपन त्रिअंगी विलयन के लिए करके देखते हैं। त्रिअंगी का मतलब होता है 3 लोगों को आपने मिलाया, मान लो आपने A को भी मिलाया, मान लेते हैं आपने B को मिलाया, मान लेते हैं आपने C को मिलाया, तो जब आप 3 अवयवों को मिला रहे हो और तीनों के मोल क्रमशः Na, Nb तथा Nc है, तो इस हिसाब से अगर पहले वाले अवयव का मोल अंश लिखना चाहें, जिस किसी का भी मोल अंश लिखना है उसके मोल बटा विलयन का कुल मोल, तो मान लो आपको A का मोल अंश लिखना है, तो A के मोल बटा विलयन के कुल मोल, कितने हैं विलयन के कुल मोल, सबको जोड़ दो, Na प्लस Nb प्लस Nc, इस तरह से। XB की बात करते हैं, XB मतलब B का मोल अंश, इस बार आपको B का मोल अंश लिखना है, तो B के कुल मोल अपॉन B के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल, तो B के मोल कितने हैं NB अपॉन विलयन के कुल मोल Na प्लस NB प्लस NC, समझ में आया यहां तक। इसी प्रकार आपको तीसरे वाले C भाई साहब का लिखना है, तो उनका हो गया उसके मोल अंश अपॉन विलयन के कुल मोल Na प्लस NB प्लस NC। यहां तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं है। अब अपन इन तीनों को जोड़ते हैं, तो आप तीनों को जोड़ के देखिए, XA प्लस XB प्लस XC करके देखिए, तो ये आएगा Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, प्लस दूसरे वाले का होगा NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, तीसरे वाले का होगा यहां से NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, तीनों का बेस कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ से आ गया Na प्लस NB प्लस NC, ऊपर सबको जोड़ दो, तो ये आ गया Na प्लस NB प्लस NC, तो इसको इससे काट दिया, आंसर कितना निकल के आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 3 अवयव थे, तो तीनों अवयवों के मोल अंश को जब हमने जोड़ा तो उससे कितना आंसर निकल के आया 1। मतलब मोटी मोटी बात समझ में आती है कि किसी भी विलयन के अंदर जितने भी उसके अवयव हैं, अगर उन सभी अवयवों के मोल अंश को जोड़ा जाए तो आंसर जो है वो 1 निकल करके आता है। आ गया समझ में? क्वेश्चन भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, और क्वेश्चन इस तरह से करवाएंगे कि आपको डीपीपी मिल जाएगी। आज टाइम लगेगा थोड़ा सा, शाम तक मिलेगी, बट मिल जाएगी, ठीक है। डीपीपी का ऑप्शन कहाँ आता है, आपको अपने स्टोर में जाना है, स्टोर के अंदर नहीं, आपको बैचेस में जाना है। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है बैचेस में जाना है, बैचेस के अंदर आपको अनाउंस उसमें असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको डीपीपी मिलेगी शाम को 5 या 6 बजे तक, ठीक है। और इसके नोट्स आपको कंटेंट में मिल जाएंगे स्टोर के अंदर। क्लियर? आगे समझ में। और एक मैं विनती और करूंगा आपसे कि मोल कंसेप्ट का वीडियो जरूर देख लें। अभी मैंने 11वीं क्लास को मोल कंसेप्ट पढ़ाया है, तो मोल कंसेप्ट के जो वीडियो हैं वो आप जरूर देख लें, क्योंकि मोल कंसेप्ट अगर आपका देखा हुआ नहीं होगा तो इधर मोल के प्रश्न करने में आपको समस्या होगी। और इस पूरे चैप्टर के लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। तो जिस भी बच्चे ने मोल कॉन्सेप्ट नहीं देख रखा है, पक्का पक्का से देख के रखना। अब अगली कक्षा में हम बाकी की सांद्रता के पदों के बारे में बात करेंगे। डीपीपी अगर दे दी जाएगी आपको, उसको सॉल्व कर लेना, उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं इन सांद्रता के पदों से। उम्मीद करता हूं कि थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये बात समझ में आई होगी, फील किया होगा आपने टॉपिक को कि विलयन क्या चीज है
और सांद्रता के पद क्या क्या होते हैं। आपने आज 4 सांद्रता के पद पढ़े हैं, भूलना नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोल अंश, ये 4 आपने आज पढ़े हैं। बाकी बचे हुए आप कल पढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ के बाकी दूसरी चीजों की तरफ जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। जिन भी बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी डीपीपी वगैरह आपको मिलेगी उसके सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में आपके बैच में ही अपलोड होंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे भी करवाऊंगा जो फ्री रहेंगे सबके लिए। बाकी जो PYQs हैं या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको डीपीपी का सॉल्यूशन के फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर ही दिखाई देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली क्लास में आते रहिए, रेगुलर रहिए। और आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा यूट्यूब पर। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के, होमवर्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के एक छोटा सा काम करना है कि आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से किसी भी एक टॉपिक की डेफिनेशन जो है आपको जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अभी 500 से ऊपर बच्चे हैं, 500 कमेंट मेरे को चाहिए। अभी क्लास खत्म होती है, आपको जो परिभाषा छोटी लगती हो या कोई फॉर्मूला या क्लास से संबंधित कोई भी एक पढ़ाई की बात आपको लिखनी है, ताकि हम एक ट्रेंड स्टार्ट कर सकें कि हमारे चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है उसके नीचे बच्चों के पढ़ाई के कमेंट जरूर होते हैं। तो वो काम आपको करना है, ये आपका होमवर्क है और आज का नहीं है, हमेशा रहेगा। हर बार जितने भी बच्चे क्लास में हैं सबको कमेंट करके वो चीज करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए। और अभी फिजिक्स की क्लास में जरूर आना, वहां पे हम लोग आज बहुत बड़ा टॉपिक करने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव। जय हिंद।